आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो हमारी लूसेंट की सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत ही हमने चीज़ कवर कर ली है। बहुत सारा कंटेंट हमने देख लिया है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो चुकी है और मिडीवल में आज ये आखिरी वीडियो होगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर वी विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। साथ में ऑलरेडी हमने साइंस का, फिज़िक्स और बायो कवर कर रखा है। केमिस्ट्री का भी मास्टर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। एंड ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर रखी है। एंड इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, उसका भी कंपाइल करके मैं मास्टर वीडियो ले आऊँगा। इकनॉमी शुरू हो जाएगी, इसके बाद पॉलिटी भी देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं मराठा स्टेट से। आज का टॉपिक हमारा है मराठा स्टेट, जो कि 1674 से 1720 तक रहा। एंड उसके बाद मराठा कन्फेडरेसी आ गई, जिसमें होलकर, सिंधिया और तमाम चीज़ें ये सब मिक्स होके आई, जो कि चला 1720 से लेकर 1818 तक। तो अगर चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मराठा स्टेट स्टार्ट करते हैं मराठा स्टेट के साथ। तो इसके फाउंडर शिवाजी थे, ठीक है। 1674 से 80 तक इन्होंने रूल किया। ही वॉज बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म होता है 1627 में। तो ये सवाल बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है कि जन्म कब हुआ। तो 1627 एडी में हुआ। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई, ठीक है। फादर का नाम था शाहजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। एंड ये जो है रिलीजियस टीचर जो थे इनके जो रिलीजियस टीचर थे, हिज नेम इज़ समर्थ रामदास, ठीक है। एंड शिवाजी जो है ही इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर इन 1637, ठीक है। अपने पिताजी से ही इनको जागीर के तौर पे पूना मिला इनको। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन दादाजी कोंडादेव in 1647 he assumed full charge of his जागीर, ठीक है। 1647 में शिवाजी को अपनी जागीर का पूरा इनको चार्ज मिल गया। ही कंकर्ड मेनी फोर्ट्स, जैसे कि सिंहगढ़ इन्होंने जीता, कुंडाना इन्होंने 1643 में जीता, रोहिंद एंड चकान 1644 से 45 में जीता, तोरन इन्होंने 1646 में जीता, पुरंदर इन्होंने 1648 में जीता और रायगढ़ इन्होंने 1656 में जीता, सूपा इन्होंने 1656 में जीता और पनहाला इन्होंने 1659 में जीता। इनके समय में जो एक अफजल खान था, ही वॉज डिप्यूटेड बाई आदिल शाह, रूलर ऑफ बीजापुर था आदिल शाह, टू पनिश शिवाजी, क्योंकि शिवाजी लगातार फोर्ट पे फोर्ट जीते जा रहे थे और किसी की बात नहीं सुन रहे थे, स्पेशली आदिल शाह की। तो अफजल खान को डिप्यूट किया आदिल शाह ने कि जाओ उसको पनिश करो। बट द लेटर अफजल खान वॉज किल्ड बाई शिवाजी इन 1659। आया मारने, लेकिन खुद ही मारा गया। शाइस्ता खान जो कि गवर्नर था उस समय डेक्कन का, वॉज डिप्यूटेड बाई औरंगजेब टू पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी इन 1660। एंड फाइनली शिवाजी को एक हार मिलती है। शिवाजी लॉस्ट पूना एंड सफर्ड सेफरल डिफीट्स टिल ही मेड ए बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान, जो कि 1663 में हुआ। एंड प्लंडर को अटैक करके लूटा काफ़ी इन्होंने। एंड लेटर अहमदनगर को भी अटैक किया। राजा जयसिंह जो थे अंबर के, राजा जयसिंह ऑफ अंबर was then appointed by औरंगजेब to put down against शिवाजी 1665 में। जयसिंह सक्सीडेड इन besieging शिवाजी इन द फोर्ट ऑफ पुरंदर, हरा दिया उसने। एंड कंसिक्वेंटली द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ दोनों के बीच में। राजा जयसिंह एक तरफ था, दूसरी तरफ शिवाजी थे। 1665 में साइन होता है। दिस वाज साइंड अकॉर्डिंग टू विच शिवाजी सीडेड some forts to Mughals and paid a visit to Mughal court at आगरा। ये शिवाजी को एक्चुअली फंसाने का तरीका था, ठीक है, फंसाने का तरीका था। आगरा बुलाया मुग़ल कोर्ट में और शिवाजी को वहाँ पे बंदी बना लिया गया, बट भाग गए वो वहाँ से। इन 1674 शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हैंदव धर्मोधारक, दैट इज़ प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। After that Chhatrapati Shivaji continued the struggle with Mughals and Siddhis, जो कि जंजीर वगैरह से इनकी लड़ाई चलती रही, मुग़ल एंड सिद्दीस। एंड ही कॉन्क्वेस्टेड कर्नाटका ड्यूरिंग 1677 से 80 के बीच में। अब हम बात करें शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने
ने अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर रखा था अंडर द रूल ऑफ स्वराज। बोला कि अब ये मराठा स्टेट है, इस पे मुग़लों का कोई शासन नहीं चलेगा। इसको इन्होंने 3 प्रोविंसेस में बांट दिए थे अपने स्वराज को, एंड ईच अंडर द वायसराय, एक वायसराय सब टेरिटरी के लिए बिठा दिया था। प्रोविंसेस वेर डिवाइडेड इनटू प्रांत्स एंड विच वेर सब डिवाइडेड इनटू प्रगनास, दैट इज़ तालुका टाइप का, और तरफ्स, ठीक है, तालुक या फिर तरफ तरीके का प्रगना में बांटा गया था। सबसे ऊपर स्वराज, उसके नीचे फिर प्रोविंसेस, एंड फिर प्रांत, और प्रांत के नीचे प्रगना। द लोएस्ट यूनिट वॉज विलेज हेडेड बाई पटेल। पटेल जो होते थे हेडमैन होते थे विलेज के। सो शिवाजी हेल्प्ड बाई अष्ट प्रधान, इनका एक 8 मिनिस्टर का एक ग्रुप होता था जो शिवाजी को हेल्प करता था, विच वॉज अनलाइक ए कलेक्टिव ऑफ ministers, for there was no collective responsibility, each minister was directly answerable to शिवाजी। ऐसा नहीं है कि collectively they had to respond, जब भी चाहे शिवाजी एक एक मिनिस्टर को आंसरेबल करते थे, मतलब कि उससे कभी भी पूछताछ कर लेते थे, और ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी, एक एक मिनिस्टर। सो शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था उसको एक बार नज़र मारते हैं। पेशवा जो होता था वो मुख्य प्रधान बोलते थे उसको, पेशवा को मुख्य प्रधान भी बोला जाता था। फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो देखता था। लेटर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड अज्यूम द ग्रेट इंपॉर्टेंस, सबसे पावरफुल यही हो गया, पेशवा ही हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन के सबसे पावरफुल ये हो गया। फिर आता था मजुमदार। मजुमदार वेर अमात्या, दे यूज टू डू रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर जॉब, ठीक है, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर बनते थे ये लोग। एंड फिर आता है वके नवीस, जो कि मंत्री हुआ करता था, ये होम मिनिस्टर हुआ करता था। दबीर, ये को सुमंत भी बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था ये। सुरनविस को सचिव भी बोलते हैं, ही वॉज द हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड पंडित राव सदर बोलते थे इनको, ही वॉज हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। फिर आता है सरे नौबत, जिसे सेनापति कहते थे, ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर, दिस इज़ एन ऑनरेरी पोस्ट विथ नो रियल मिलिट्री पावर्स। फिर आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश को जस्टिस बोलते थे, ही सपोज टू डू जस्टिस वाला काम जो होता था वो करता था। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी वेर बेस्ड ऑन मलिक अंबर्स, अहमदनगर का रिफॉर्म जो हुआ था उसके टाइप का ही इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इनका भी हुआ था। एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट, मेजर करते थे पहले लैंड को, फिर उस पर असेसमेंट लगाते थे कि क्या टैक्स होना चाहिए। द कठी ऑफ मलिक अंबर वाज एडॉप्टेड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कठी या फिर कट्ठा जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है ना, वैसे ही कठी होता है, तो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था जो कि मलिक अंबर का ये एक सिस्टम था, इसको अडॉप्ट किया शिवाजी ने। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड 1/3 और 33%, मतलब 1/3 भाग जो है लैंड रेवेन्यू लिया जाता था ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। इनिशियली यही था, लेकिन बाद में 2/5 लिया जाने लगा, 40% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूड रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है, क्योंकि इनको घाटा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा नहीं हो पा रहा है इनका रिक्वायरमेंट एज ए गवर्नमेंट, तो ये लगाना। चौथ और सरदेश मुखी 2 टैक्स लगते थे, ये क्या थे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चौथ वाज 1/4 और 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, दिस वाज पेड टू मराठा सो फार नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठा रेट। मतलब मराठाओं के अटैक से बचने के लिए जो आसपास का एरिया था, वहाँ के जो राजा होते थे, जो नवाब होते थे, जो भी लोग होते थे, वो चौथ देते थे, मतलब अपने लैंड रेवेन्यू का जो है 1/4 भाग उनको देना पड़ता था। वही अगर सरदेश मुखी की बात करें, दिस वाज एन एडिशनल लेवी ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स बट विच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। ऐसा लैंड जो कि मुगल एम्पायर का पार्ट तो बन गया था, बट मराठा उस पर क्लेम करते थे कि ये हेरिडेटरी हमारा राइट है, पुराने ज़माने से हमारा इस पर राइट था, अब मुगलों के पास चला गया तो हम क्या उस पर टैक्स तो लेंगे। वो होता था 10%, एडिशनल लेवी होता था। जब शिवाजी का मृत्यु हो गया तो सांबाजी ने गद्दी संभाली। सांबाजी द एल्डर सन ऑफ शिवाजी, ठीक है, डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ शिवाजी। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई थी सक्सेशन के लिए, तो इसमें जीत गए जो एल्डर सन थे, ठीक है, एल्डर जो सन थे वो जीत गए। एल्डर सन थे सांभाजी, उन्होंने हरा दिया राजा राम को। यंगर था राजा राम इन द वार ऑफ सक्सेशन। एंड सांभाजी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था द रिबेलियस सन था ये औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब और नाराज़ हो गया इसकी वजह से। सो ही वॉज कैप्चर्ड एट संगमेश्वरा बाय मुगल नोबल एंड एक्सिक्यूटेड। जब ये किया इन्होंने, अकबर द्वितीय को प्रोटेक्शन दिया, तो नाराज़ हो गई नोबेलिटी, मुगल नोबेलिटी, और इनको पकड़ के संगमेश्वर में इनको
एक्सिक्यूट कर दिया, इनकी हत्या कर दी। कहता राजा राम वही है जो कि यंगर वन था, सन इनका भाई ही था संभाजी का। ही सक्सीडेड द थ्रोन, और इसका पीरियड रहा 1689 से 1700 विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एट राजगढ़ में ये सक्सीड किया। ही फ्लेड फ्रॉम राजगढ़ टू जिंजी इन 1689 ड्यू टू मुगल इन्वेशन इन विच राजगढ़ वॉज कैप्चर्ड अलॉन्ग विद द संभाजी वाइफ एंड सन साहू। मुगलों के द्वारा कैप्चर कर लिए गए। ठीक है, समझ रहे हो, मुगल अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं संभाजी के मरने के बाद भी। सो राजा राम फाइनली डाइड एट सतारा विच हैड बिकम द कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी टू द मुगल इन 1698। सो राजा राम क्रिएटेड न्यू पोस्ट, इसने नई पोस्ट क्या बनाई, इसने बनाई प्रतिनिधि पोस्ट बनाई, दस टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर टू 9। ठीक है, पहले 8 थे, अष्टप्रधान बोलते थे, इसने प्रतिनिधि ऐड करके उसमें प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान कर दिया। अब राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर राजा राम का जो है सक्सीड करता है उनका माइनर सन शिवाजी द्वितीय अंडर द गार्जियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई। ताराबाई के गार्जियनशिप में शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पे बैठता है। एंड ताराबाई कंटिन्यूड द स्ट्रगल विथ मुगल्स, चलता रहा मुगलों के साथ। फिर आता है साहू वही जिसे मुगलों ने इम्पेरर कैद कर लिया था, साहू ये बेटा था संभाजी का। सो साहू को रिलीज़ कर दिया मुगलों ने, बहादुर शाह ने इसको रिलीज़ कर दिया। एंड ये इसलिए भड़का के रिलीज़ किया कि जाओ अपनी उसको ताराबाई को मार दो। एंड ताराबाई आर्मी वाज डिफीटेड बाई साहू इन द बैटल ऑफ खेद 1700 में, एंड साहू ने ऑक्यूपाई कर लिया सतारा को। बट द साउदर्न पार्ट ऑफ मराठा किंगडम विथ इट्स कैपिटल कोल्हापुर में कंटिन्यूड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ राजा राम, दैट इज शिवाजी द्वितीय एंड लेटर संभाजी द्वितीय। ठीक है, जो साउदर्न पार्ट था मराठा किंगडम का वो स्टिल कोल्हापुर के कैपिटल के साथ स्टिल जो है राजा राम के डिसेंडेंट्स के हाथ में रहा। एंड साहूज रेन सॉ द राइज ऑफ पेशवाज का राइज इसी ने देखा। पेशवा वो थे जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे बेसिकली। एंड इनका पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मराठा किंगडम इनटू एन एम्पायर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी, जिसमें कॉन्फेडरेसी ऑफ होलकर आ गए और गायकवाड़ आ गए, ये सब भोसले आ गए, ये सब आ गए थे। फिर आता है बालाजी विश्वनाथ का पीरियड था 1713 से 1720 तक। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा पूछा जा सकता है आपसे, तो वो था बालाजी विश्वनाथ। 1713 से लेकर 1720 तक ये पेशवा रहा। He began his career as a small revenue official and was given the title of सेना करते और the marker of army by साहू जी in 1708. He became Peshwa in 1713 and made the post the most important and powerful as well as hereditary. तो पहले जो किंग होता था उसका मराठा का जो हेड होता था उसका पोस्ट खत्म, मतलब काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया। पेशवा का जो पावर था उसे काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया और पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ ही बना। सो बालाजी विश्वनाथ प्लेड एन क्रूशियल रोल इन फाइनल विक्ट्री ऑफ साहू बाई विनिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल मराठा सरदार्स टू साइड ऑफ साहू। एंड ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विथ सैयद ब्रदर्स, जो कि किंग मेकर हुआ करते थे, जिन्होंने फरुखसियर को बनाया था इम्पेरर, बाई विच द मुगल एम्पेरर, आप देख सकते हो, फरुखसियर रिकॉग्नाइज साहू एज द किंग ऑफ स्वराज्य। ठीक है, साहू को ही किंग माना गया। अब आता है मराठा कॉन्फेडरेसी का पीरियड, जो कि 1720 से लेकर 1818 तक चला। ठीक है, और फाइनली इनका डिक्लाइन हो जाता है बिल्कुल, जब एंग्लो ब्रिटिश वार में ख़त्म ही हो जाते हैं 1818 में। सो बाजीराव वन का पीरियड आता है 1720 से 1740 तक का। बाजीराव जो था वो एल्डेस्ट सन था बालाजी विश्वनाथ का, जो कि पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। ही सक्सीडेड हिम एज ए पेशवा एट द यंग एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल में ही बन गया। एंड ही वॉज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिस। गुरिल्ला वार लड़ता था, मतलब कि छुप के अटैक करना, गुरिल्ला टैक्टिस होता था। आफ्टर शिवाजी एंड मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हिम, सबसे पावरफुल यही था शिवाजी और के बाद। Under him, several Maratha families become prominent and got themselves entrenched in different parts of India, जैसे कि सिंधिया जो थे, सिंधिया किंगडम जो है ग्वालियर में काफ़ी फेमस हुआ, ये मराठा किंगडम का ही पार्ट था। होलकर्स इंदौर के थे, तो ये पूछा जाता है कि देवर बिलोंग टू विच पार्ट, तो सिंधिया याद रखना ग्वालियर, होलकर इंदौर, पर द पवार ये धर से बिलोंग करते थे, गायकवाड़ बड़ौदा से और भोसले नागपुर से, पेशवा जो थे वो पूना से। सो आफ्टर डिफीटिंग
and expelling Siddhis of Janjira from the mainland 1722 में जो बाजीराव वन था ही कंकर्ड बसीन एंड सालसेटे फ्रॉम पुर्तगीज़ों को भी हराया। बसीन और सालसेट जो है पुर्तगीज़ों से छीन लिया उन्हें हरा के 1739 में। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड निज़ामुल मुल्क नियर भोपाल एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय बाई विच ही गॉट मालवा एंड बुंदेलखंड फ्रॉम लेटर 1738 में। तो काफ़ी सारा जीत इसने पाया। ही लेड इन्यूमरेबल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन इनटू नॉर्थ इंडिया टू वीकन द मुगल एम्पायर एंड टू मेक द मराठाज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। He said about Maratha, let us strike at the trunk of the withering tree and branches will fall off themselves। ठीक है, मुग़लों के बारे में क्या कहा? मुग़लों के बारे में कहा कि हम जो है ना इसके जड़ ट्रंक पे मारेंगे, इसके बीच में मारेंगे तो जो ब्रांचेज है ऑटोमेटिक गिर ही जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर इसके जो मेन ब्रांच है उसको मारोगे, ट्रंक जिसे बोलते हैं, तो काटोगे तो बाकी ब्रांच तो गिरेगा ही गिरेगा। फिर आता है बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से 1761 तक रूल किया। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब के नाम से जानते थे। एंड ही सक्सीडेड हिज फादर एट द एज ऑफ 20। ठीक है, ये भी 20 साल के एज पे अपने फादर को यानी कि बाजीराव वन को इसने सक्सीड किया। आफ्टर द डेथ ऑफ साहू 1749 द मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स अफेयर वॉज लेफ्ट इन हिज हैंड्स। In all agreement with the Mughals Emperor Ahmad Shah, the Peshwa was to protect the Mughal empire from internal and external enemies like Ahmad Shah Abdali in return for चौथ जो कि एक टैक्स था। ठीक है, टैक्स हुआ करता था चौथ, तो उसके एवज में इनको टास्क दिया गया कि भैया आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना है मुग़लों को फ्रॉम द अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान का शासक था। फिर होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ 14 जनवरी 1761 को, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मराठाज बाई अहमद शाह अब्दाली एंड द डेथ ऑफ बिस्वास राव एंड सदाशिव राव भाऊ। दिस इवेंट शॉक्ड पेशवा बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव एंड आफ्टर 6 months ही ऑल्सो डाइड। दिस बैटल इंडेड द मराठा पावर ख़त्म होने लग गई। अब सक्सेसर्स ऑफ बालाजी बाजीराव कौन कौन थे? माधव राव आए 1761 से 72 तक, फिर नारायण राव आए 1772-73 तक, सवाई माधव राव आए 1773-95 तक, और फाइनली लास्ट में बाजीराव द्वितीय जो था ये 1795 से लेकर 1818 तक रहा और ख़त्म हो गया पूरा इनका मराठा का एम्पायर। सो आता है फिर एंग्लो मराठा वार्स हुए। एंग्लो मराठा मतलब एक तरफ इंग्लिश पावर यानी कि ब्रिटेन और दूसरी तरफ मराठा, ये आपस में लड़ाई लड़े। ठीक है, ये भी एरिया के लिए ही लड़ाई हो रही थी। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ 1775 से 82 के बीच में, फेवरिंग द कॉज ऑफ रघुनाथ राव जिसे रघोबा कहते हैं फॉर पेशवाशिप। इंग्लिश क्या करते थे, फूट डालो राज करो वाली नीति यहाँ भी लगा दी। रघुनाथ राव चाहता था कि मैं पेशवा बनूँ और जो है इसको सपोर्ट करने लग गए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सपोर्ट करने लग गए। हेस्टिंग्स स्पेशली केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। ऑन बीइंग डिफीटेड द ब्रिटिश हैड टू साइन ह्यूमिलेटिंग कन्वेंशन ऑफ वडगांव 1779 में इन्होंने साइन किया। ठीक है, हार गए थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे। द ब्रिटिश लेटर साइन ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में रिनाउंसिंग द कॉज ऑफ रघोबा। ठीक है, बोला कि अब हम नहीं भैया इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803-1806 में। पहले में ब्रिटिश हार गए। ठीक है, पहले में ब्रिटिश हार गए। दूसरा होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार। द मराठा पेशवा साइंड सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 में साइन किया इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऑफ बसैन। द मराठा कॉन्फेडरेसी विच डिड नॉट लाइक द आइडिया जो सब्सिडरी अलायंस वाला था, दे चैलेंज द ब्रिटिश पावर बट वेर डिफीटेड बाय ब्रिटिश। थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें तो फाइनली ख़त्म ही हो गए मराठा। सो लॉर्ड हेस्टिंग उस समय था। ही वॉज डिटरमाइंड टू प्रोक्लेम ब्रिटिश पैरामाउंट से। ये बोलता था कि ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया में और कोई भी पैरामाउंट नहीं होगा, सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। एंड ही मूव्ड अगेंस्ट पिंडारीज and transgressed the sovereignty of Maratha chiefs and war began. The Maratha were decisively defeated and they were thrown out.
अब आता है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, एक तो क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो कई बार आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, तो एक बार देख लेते हैं, फिर डच आए थे, ऐसे करके। तो कंपनी जो आई, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ था, कैपिटल कहाँ था। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई, जब वास्को द गामा सबसे पहले कोचीन आया, कैलीकट आया इनफैक्ट, और कैलीकट से फिर फाइनली उसने स्टार्ट किया। एंड इसकी कोचीन कैपिटल रही शुरू में 1510 से लेकर 30 तक, और उसके बाद गोवा हो गई 1530 से लेकर 1961 तक रही। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, एंड वेस्ट कोस्ट में इसका जो कैपिटल था वो सूरत था। 1608 से लेकर 1687 एंड बॉम्बे रहा फिर 1687 के बाद। फिर आता है ईस्ट कोस्ट में, तो इसका ईस्ट कोस्ट में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल रहा वो कोरोमंडल रहा, एंड मुसलीपत्तनम रहा 1611 से लेकर 1641 के बीच में। मद्रास रहा 1641 में। फिर आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई, एंड ईस्ट कोस्ट में इसका कैपिटल कोरोमंडल था। पुलिकट भी रहा अप टू 1690, एंड नागापत्तनम रहा 1690 के बाद। बंगाल में इसका कैपिटल रहा हुगली फ्रॉम 1655। फिर आती है डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड लास्ट, 1616 में। सेरमपुर बंगाल में इसका कैपिटल रहा 1676 से 1845 तक, सॉरी। फिर आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे लास्ट में आई 1664 में। सूरत में कैपिटल रहा इसका 1668 से 73, और फिर पौंडीचेरी में भी इसका कैपिटल रहा 1673 से 1954 तक। सो डैनिश कंपनी वेर फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट इन इंडिया टू ब्रिटिश। 1845 में इन्हें बेचना पड़ गया सारा, क्योंकि जो वार ऑफ सक्सेशन में ये लोग हार गए थे, फाइनली इनको बेचना पड़ गया, सब कुछ इन्होंने बेच दिया इंग्लिश को, ठीक है। फिर आता है पुर्तगीज़ की बात करें, पुर्तगीज़ की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं पुर्तगीज़ों की, तो पुर्तगीज़ों का जो वो था, केप रूट से ये आए थे। केप रूट से डिस्कवर करके ये यूरोप टू इंडिया आए थे बाई वास्को द गामा, ठीक है। वास्को द गामा कैलीकट आया था। ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कैलीकट ऑन मई 17, 1498। यही नहीं, इसको जमोरिन ने हेल्प किया था, जो कि एक हिंदू रूलर था कैलीकट का। रिसीव किया गया था इसी के द्वारा, जमोरिन के द्वारा। और बताते हैं कि एक मुस्लिम जो नाविक था उसने भी इसको हेल्प किया था, ये इसमें नहीं लिखा गया है। दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस एट कैलीकट, कोचीन एंड कैनानोर। तीनों जगह पे पुर्तगालियों का ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश हो गया। कोचीन वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। लेटर बाद में गोवा 1530 में बन गया। अच्छा, इस यहाँ पे ना पहला जो गवर्नर आया पुर्तगीज़ों का वो था फ्रांसोआ दी अल्मेदा। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज़। अल्मेदा का पीरियड 1505 से लेकर 1509 तक रहा। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ब्लू वाटर मतलब कि सुपरमेसी इन अपना जो ये अरेबियन वाला सी था, वहाँ पे जो इस एरिया में ये सुपरमेसी अपना इस्टेब्लिश करने चाहते थे, इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क वाज द सेकेंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़। अल्बुकर्क का जो पीरियड रहा वो 1509 से 1515 तक का रहा। ही इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर 1510 में। इसने अपना फैलाव करना शुरू कर दिया, इम्पेरियलिज्म का जो है इसने शुरू कर दिया। यही नहीं, इसने कहा कि यहाँ पे इंडिया में सेटल हो और इंडियन लड़कियों से शादी करो, ये भी इसने बोल दिया था। नीनो द कुन्हा अगला गवर्नर था। ही इसका पीरियड एक ही चीज़ के लिए फेमस रहा, 1529 से 38 तक इसने शासन किया। फेमस किस लिए रहा इसका पीरियड, क्योंकि इसने अपना कैपिटल जो है कोचीन से गोवा को ट्रांसफ़र किया था 1530 में, एंड एक्वायर किया था इसने दीव को और बशैन को इसने 1534 में फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। फिर आता है मार्टिन अल्फांसो दी सूजा। तो ये जो है ये 1542 से 1545 तक इसने गवर्नरशिप दिया। द फेमस जीसोट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विथ हिम, ठीक है। इनके नाम पे स्कूल अभी भी चलते हैं, सेंट जेवियर करके। द पुर्तगीज पावर विटनेस्ड ए डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 16th century. They lost Hooghly in 1631 after being driven out by Qasim Khan.
ए मुगल नोबल ऑफ शाहजहाँ। एंड इन 1661 द किंग ऑफ पुर्तगाल गेव बॉम्बे टू चार्ल्स द्वितीय। ये कहानी कुछ अजीब सी है। चार्ल्स द्वितीय जो था इंग्लैंड का था, इसने क्या किया, शादी कर लिया किंग ऑफ पुर्तगाल की लड़की से, और इसके एवज में इसको डॉरी में इसको बॉम्बे मिल गया। ठीक है, सिस्टर से शादी किया था, सॉरी, किंग ऑफ पुर्तगाल के सिस्टर से शादी करके इसको डॉरी में बॉम्बे मिल गया। द मराठास कैप्चर्ड सैलिसिट एंड बसाइन। बाजीराव वन के समय में 1739 में पुर्तगीजों से इन्होंने सीज कर लिया था। एंड इन द एंड दे वेर लेफ्ट ओनली विथ गोवा, दीव एंड दमन, विच दे रिटेन्ड टिल 1961, और फाइनली इसे ऑक्यूपाई कर लिया इंडिया ने पुलिस एक्शन करके। डच, उसके बाद आते हैं डच। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, डचों की कंपनी जो है मार्च 1602 में बनी थी बाय ए चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड विद पावर टू मेक वार्स, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेस। सब कुछ इनका काम था यहाँ पे। ये चाहते थे कि वार भी लड़े और ट्रीटी भी करे दूसरों के साथ, और मैक्सिमम टेरिटरी जो है एक्वायर करे और वहाँ पे फोर्ट्रेसेस बनाए। द डच सेटअप फैक्ट्रीज एट मुसलीपत्तनम 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में इन्होंने सेटअप किया 1616 में, एंड बिमलीपत्तनम में इन्होंने 1641 में अपनी फैक्ट्री सेट की, कराईकल में 1645 में, चिंसूरा में 1653 में, एंड कासिम बाज़ार, बड़ा नागौर, पटना, बालासोर, नागापत्तनम सब में इन्होंने 1658 में इन सब में सेटअप कर लिया अपना फैक्ट्री। कोचीन में 1663 में सेटअप किया। तो काफ़ी अच्छा खासा फैलाव था इनका भी। द डच रिप्लेस द पुर्तगीज एज मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया, एंड पुलिकट वाज मेन सेंटर इनका था इंडिया में टिल 1690। आफ्टर इट नागापत्तनम जो है इसको रिप्लेस कर दिया और मेन सेंटर बन गया। द डच कंक्लूडेड ट्रीटी कंसीडेड इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बेदारा 1759 में। इन्होंने बहुत सारा एरिया सक्सीड कर दिया और फाइनली जो है इंग्लिश का जो वर्चस्व आ गया। बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ट्रेड इन इंडिया, जॉन मिल्डेन हॉल ए मर्चेंट एडवेंचरर था ये। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन who arrived in India in 1599 by the overland route। overland route से आया था, सी रूट से नहीं आया था। ostensibly for the purpose of trade with the Indian merchants के लिए आया था यहाँ पे। the governor of company of merchants of London trading into East Indies, पॉपुलरली इसी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1600। उसके बाद क्या होता है कि कैप्टन विलियम आता है, विलियम हॉकिंग्स, जहांगीर के कोर्ट में आता है 1609 में और मांगता है परमिशन कि ओपन करूं मैं एक फैक्ट्री सूरत में। ए फरमान वाज इशूड बाय जहांगीर परमिटिंग द इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री एट सूरत। 1613 में ये मिल जाती है इन सबको। सर थॉमस रो भी आता है इंडिया में एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू जहांगीर कोर्ट। 1615 में आता है टू ऑब्टेन द परमिशन टू ट्रेड एंड इरेक्ट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। इसके लिए आता है ये। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से ऑन लीज पे ले लेती है क्योंकि चार्ल्स द्वितीय तो लंदन का ही रहता है, ब्रिटेन का ही रहता है। गिराल्ड ओंगियर वाज इट्स फर्स्ट गवर्नर फ्रॉम 1669 टू 1677। ठीक है, कहाँ का? बॉम्बे का। और वही अगर 1690 में बात करें तो जॉब चार्नोक इस्टेब्लिश करता है एक फैक्ट्री एट सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, तीनों मिला के कोलकाता हो जाता है सूतानाती। एंड जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस ऑफ सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर वाज एक्वायर्ड बाय ब्रिटिश 1698 में। कालीकता कोलकाता हो गया, गोविंदपुर और सूतानाती, ये तीनों विलेज का जमींदारी जो है इनको मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। दीज विलेजेस लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा and the factory at Sutanati was fortified in 1696 and this new fortified settlement was named Fort William in 1700। 1700 में फोर्ट विलियम का इसका नाम दे दिया जाता है। and in 1694 the British Parliament passed a resolution giving equal rights to Englishmen to trade in East। ठीक है, बोलता है 1694 ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलती है
कि इक्वल राइट होगा और सारे इंग्लिश मैन को ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में, ऐसा नहीं होगा कि खाली कंपनी ही ट्रेड करेगी। न्यू राइवल कंपनी नोन एज द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ वॉज फॉर्म्ड इन 1698। द फाइनल एमालगमेशन ऑफ कंपनी केम इन टू 1708 अंडर द टाइटल ऑफ द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। तो फाइनली सबका मर्ज होकर और ये बन जाती है। दिस न्यू कंपनी कंटिन्यूड इट्स एग्जिस्टेंस टिल 1858। जब 1857 का क्रांति होता है उसके बाद तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 में एक प्रोक्लेमेशन जारी करती है गुड गवर्नेंस का और अपने हाथ में डायरेक्टली गवर्नेंस ले लेती है इंडिया का। आखिरी जो आते हैं यहाँ पे इंडिया में वो आते हैं फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाई कॉलबर्ट अंडर द स्टेट पैटर्नेज 1664 में। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड एट सूरत में इस्टेब्लिश होता है फ्रांसुआ करन के द्वारा 1668 में सूरत में। ए फैक्ट्री एट मुसलीपतलम वॉज सेटअप इन 1669। ठीक है। द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिवाइव्ड अंडर लेनोयर एंड डुमाज। लेनोयर और डुमाज इसके गवर्नर थे बिटवीन 1720 से लेकर 1742 तक। दे ऑक्यूपाइड माहे जो है मालाबार में पड़ता है, यनम कोरोमंडल एंड कराईकल तमिलनाडु में ऑक्यूपाई किया इसने। फाइनली डुप्लेक्सिस का अराइवल होता है। एक्चुअली माना जाता है कि एक्चुअल जो ट्रीटी है ये जो सब्सिडरी अलायंस वाली ट्रीटी होती थी ये इसी का ब्रेन चाइल्ड था। द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 सॉ द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, रिजल्टिंग इन देयर फाइनल डिफीट इन इंडिया। फाइनली हार गए थे कार्नेटिक वार के बाद ये। तो कुछ वार्स जो हुए वो देख लेते कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ कार्नेटिक वार्स जिसे कहते हैं, जिसमें ये था कि इंग्लिश चाहती थी कि हम वर्चस्व बनाएं इस देश पे और फ्रांस चाहता था कि हम बनाएं। तो उसमें लड़ाइयाँ लड़ी गई। एन इंस्टेंस ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हुआ 1746 से लेकर 1748 तक चला। द फ्रेंच बिसीज्ड मद्रास, इनको हारना पड़ा। एंड एट सेंट थोम बैटल द नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी वॉज डिफीटेड बाई फ्रेंच आर्मी अंडर डुप्लेक्सिस। ठीक है, नहीं पहली बार में इन्होंने मद्रास को जीता था। ठीक है, जीता था। एंड फिर होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748 में। ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो है इसी के द्वारा जो ये वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, एक्चुअली जो एंग्लो फ्रेंच वार था ना ये खाली इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, ये उधर भी चल रहा था अपना। ऑस्ट्रिया को कब्जा कौन करेगा इसके लिए लड़ाई चल रही थी। तो फ्रांस और इंग्लिश दोनों के बीच में उधर भी लड़ाई चल रही थी। फाइनली वहाँ पे एक एक्सला चैपल करके ट्रीटी साइन हुई 1748 में और जो है वार को एंड कर दिया गया। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार इंडिया में भी उसी के साथ ख़त्म हो गया। फिर आता है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, ये 1749 से लेकर 1754 तक चला। डुप्लेक्स जो था एलाइन किया इसने मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद का था और चंदा साहिब कार्नेटिक आरकोट का शासक था। आफ्टर इनिशियल रिवर्सेस रॉबर्ट क्लाइव जो है फाइनली जीत जाता है इसमें, मतलब इंग्लिश फोर्स की विजय हो जाती है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ट्रीटी बाई गोदेहू साइन होता है। न्यू फ्रेंच गवर्नर था गोदेहू डुप्लेक्सिस के जगह पे। 1754 में इंड हो जाता है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार। इसमें फ्रेंच को काफ़ी लॉस होता है। फिर होता है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1758 से लेकर 1763 तक और फ्रेंच काउंटी दी लिली जो होता है कैप्चर कर लेता है फोर्ट सेंट डेविड को। द फ्रेंच वेयर डिफीटेड एट बॉन्डीवास, बैटल ऑफ बॉन्डीवास होता है, वहाँ पे ये हार जाते हैं। एंड इट वाज ए डिसाइसिव डिफीट ऑफ फ्रेंच बाय इंग्लिश। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में। एंड थर्ड एंग्लो एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार जो है ख़त्म हो जाता है। फ्रेंच को अपनी मुँह की खानी पड़ती है, वो छोड़ के चले जाते हैं। पौंडीचेरी वाज ए रिटर्न टू फ्रेंच बाई दिस ट्रीटी। खाली पौंडीचेरी तक ही सीमित रह जाते हैं, पौंडीचेरी माहे इसी तक सीमित रह जाते हैं, बाकी सारा एरिया जो है इंग्लैंड के कंट्रोल में आ जाता है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों हमारा मिडीवल पीरियड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, इसका मैं कंपाइलेशन भी लेके आऊँगा बहुत जल्दी मिडीवल इंडिया का। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।